नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको हैरान कर देगा। यहाँ की राजनीति बेसिकली फुल सर्कल लेने वाली है। बिहार में अभी 1 साल बचे हुए हैं चुनाव के, लेकिन हर पार्टी तैयारी में जुट चुकी है। खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार की पार्टी का जो गठबंधन है वो टूटने वाला है। दरअसल बीजेपी चाहती है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी से हो। वहीं जेडीयू की तरफ से ये प्रचार किया जा रहा है, फिर क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। और इस नारे का जो पोस्टर जो है पूरे बिहार में उसको लगाया जा चुका है। मतलब तैयारी हो गई है। जेडीयू ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगली बार भी नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन ये स्थिति विस्फोटक तब बन गई जब बिहार के बीजेपी के एक बड़े लीडर संजय पासवान का ये बयान आया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और ये पद उन्हें बीजेपी को दे देना चाहिए। मतलब ये कि बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में अगला जो मुख्यमंत्री हो वो बीजेपी का हो। बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के चेहरे पे ही अगला चुनाव लड़ा जाए। ये मामला और भी गंभीर हो गया जब रामविलास पासवान ने भी ये कह दिया कि वैसे तो बिहार में नीतीश कुमार हमारे कप्तान हैं और वो आगे भी कप्तान रहेंगे जब तक बीजेपी कोई नया कप्तान मैदान में ना उतार दे। मतलब ये कि अगर बीजेपी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा उतारती है या जनता के सामने पेश करती है चुनाव में, तो रामविलास पासवान बीजेपी के इस फैसले का विरोध नहीं करेंगे। मतलब नीतीश कुमार से उनकी भी खटपट चल रही है। सवाल यह है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश का नारा लगा रही थी। बिल्कुल सही बात है। और वो क्या ऐसा हो गया कि 100 दिन के बाद ये गठबंधन पे ही सवाल खड़ा होने लग गया। तो दोनों पार्टियों के बीच जो दरार आई है उसकी वजह क्या है, उसको अब समझना ज़रूरी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 40 सीटें हैं, उसमें 39 सीटों पे जीत हासिल हुई। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जब सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल देने की बात आई तो बीजेपी ने बाकायदा एक सांकेतिक तरीके से हर अपने पार्टनर्स को एक एक सीट देने का प्रस्ताव दिया। बाकी लोगों ने तो ले लिया, लेकिन जेडीयू ने इसे ठुकरा दिया। वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई और नीतीश कुमार ने ये मांग की थी कि जितनी सीटें हैं उस हिसाब से हमें मंत्रिमंडल दिया जाए। और यहीं से दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। जब पिछले सत्र में बीजेपी ने ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए बिल पेश किया था, तो दोनों ही मामलों में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। आपको याद होगा, ट्रिपल तलाक और 370 के ऊपर जेडीयू का रुख बीजेपी से बिल्कुल अलग था। और सिर्फ इतना ही नहीं था, और बीच बीच में जेडीयू के नेता सरकार के खिलाफ भी बयान देते रहे। एक और मजेदार घटना हुई। बीजेपी की लाइन लेने की वजह से नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक को भी उनको बहुत खड़ी खोटी सुनाई और बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो जेडीयू और बीजेपी के नेता अब भले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पार्टियों के बीच जो है उनके रिश्ते में जो है वो खटास आ चुकी है। जब बीजेपी में अरुण जेटली थे तो नीतीश कुमार से वो बातचीत करते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम होता था नीतीश कुमार को समझा बुझाकर और इधर पार्टी को समझा बुझाकर कोई बीच का रास्ता निकालते थे। कई बार ऐसा हुआ है। और 2013 में भी नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होने के बाद फिर से वो एनडीए में वापस आए, सरकार बनाई, तो उसके सूत्रधार भी अरुण जेटली थे। लेकिन अब अरुण जेटली है नहीं। तो जेडीयू के खेमा को लगता है कि भाजपा से जो उनका गठबंधन है अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। और उधर बीजेपी में क्या हो रहा है, बीजेपी के नेताओं जो बिहार के लीडर्स हैं उनको लगता है कि पार्टी अकेले ही चुनाव जीत सकती है बिहार में, क्योंकि उनका ये मानना है कि लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन की जो जीत हुई थी उसमें नीतीश कुमार का रोल बस नाम मात्र था। उनकी वजह से चुनाव परिणाम जो है उससे निर्धारित नहीं हुए थे। ये बात भी सही है, पूरा देश जो है मोदी के नाम पे ही
वोट दिया था, बिहार में भी यही हुआ था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ऐसा था तो बीजेपी ने जेडीयू को 17 सीटें क्यों दे दी? अब इस सवाल का जवाब जैसे ही आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की राजनीति में क्या पक रहा है। दरअसल है क्या कि बिहार में जो बीजेपी है वो अब तक एक, आप ये समझिए कि वो सेकंड लाइन की पार्टी बनकर रही और इन लोगों ने नीतीश कुमार को अपना लीडर शुरू से मान रखा था और अभी भी वही सिस्टम में वो चल रहा है। और इस किस वजह से? वो इसलिए कि जो सुशील मोदी हैं बिहार में, जिन्होंने बीजेपी के ग्रोथ को, बीजेपी के संगठन को और बीजेपी को आप ये समझिए कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का जो काम किया है वो सुशील मोदी ने बाकायदा किया। और इस वजह से बीजेपी वहाँ पे कभी एक इंडिपेंडेंट पार्टी और अकेले जो है इतनी बड़ी पार्टी नहीं बन सकी। पिछली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की थी कि उनको मुख्यमंत्री का ये किया जाए, नाम घोषित किया जाए, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी चुनाव हार गई। अब इस पे जो है सवाल उठने लग गए सुशील मोदी के ऊपर। अब ये सुशील मोदी का रोल क्या रहा, अब इसको भी ज़रा समझना ज़रूरी है। जो लोग बिहार की राजनीति से वाकिफ़ हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी जो है वो राम लक्ष्मण की है। ये दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा, माने इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग है कि उस वजह से सुशील मोदी ने बीजेपी के हितों का भी जो है कभी कभी उसको ताक पे रख करके उन्होंने राजनीतिक समझौता किया। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप सुनते होंगे हमेशा ये कहा जाता था कि भाई मोदी को जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार कहते थे कि मोदी जो है वो नहीं आएंगे प्रचार करने बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए, और उन पर मनाही हो जाती थी, उनको बिहार नहीं घुसने दिया जाता था। और वो क्यों होता था? वो इसलिए होता था कि सुशील मोदी नहीं चाहते थे कि मोदी आए, और सुशील मोदी पार्टी में ये लोगों को कन्विंस करते थे कि मोदी के आने से वोटें कम हो जाएंगी, मुसलमान वोटर्स जो है वो उनसे दूर चला जाएगा, गठबंधन को वोट नहीं देगा। और जब 2019 का जब चुनाव आने लगा तो वही रोल जो सुशील मोदी लगातार जो एक ढाल बनकर नीतीश कुमार के लिए खड़े रहते थे, उन्होंने पार्टी को ये कन्विंस कर दिया कि अगर हम अलग अलग लड़ते हैं तो हमारी सीटें कम हो जाएगी, हम चुनाव जीतेंगे नहीं, मुश्किल से 4-5 सीटें आएंगी। और आपको पता है कि सर्वेज वगैरह जो आ रहे थे, जो मीडिया में जो बातचीत चल रही थी, वो बिल्कुल ही ये नहीं कह रहा था कोई कि बीजेपी जो है 300 के पार चली जाएगी। तो ये उन्होंने डरा दिया पार्टी को कि अगर नीतीश कुमार के साथ हम मिलकर नहीं लड़ते हैं तो सारी की सारी सीटें जो है वो उधर आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है वो जीत जाएगी। और ये डरने की वजह ये भी थी कि पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो पार्टी अलग अलग लड़ी थी तो बीजेपी हार चुकी थी। तो अब ये मसला जो है ये हुआ, और इस ब्लैकमेलिंग की वजह से, बिहार के कुछ नेताओं के बहकाने की वजह से बीजेपी ने 17 के 17 सीटें जो है उन्हें जेडीयू को दे दी। हकीकत क्या है कि जेडीयू के पास अपना ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, उतने वोट्स नहीं है, इतना संगठन भी नहीं है कि वो अपने आप कुछ सीटें जीत सके। क्योंकि 2014 में आप देखें कि जब अलग अलग पार्टियां लड़ी थी तो बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट लेकर के आई थी और जेडीयू के हाथ सिर्फ 2 सीटें पड़ी थी 40 में से। लेकिन इस बार जो है वो मसला जो है वो बिल्कुल ही इन लोगों ने बता दिया। अब है क्या कि ये सारी चीज़ें होने के बाद अब जो केंद्रीय लीडरशिप है बीजेपी की, उनको समझ में आ गया है कि ये सुशील मोदी जो है वो बीजेपी का नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, और इसलिए वहाँ पे बाकायदा ओबीसी वोटर्स और कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए बीजेपी ने एक नया नेता जो है चुना है, जिसका नाम है नित्यानंद राय यादव। ये अभी मिनिस्टर फॉर स्टेट होम में है और साथ ही साथ उन पे जो है बिहार का भी दायित्व है। और ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि इस यादव चेहरे की वजह से वो यादवों और ओबीसी वोटर्स जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं लालू यादव के, उस पर वो डेंट करे, नया लीडरशिप खड़ा हो
और ये जो ब्लैकमेलिंग जो अब तक करते आए हैं नाम के सहारे सुशील मोदी, उनको जो है बिल्कुल एक दरकिनार किया जाए। और बहुत दिनों से वो पॉलिटिक्स करते भी आ रहे हैं और बीजेपी को कभी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में विफल रहे हैं, तो वैसे भी उनका जो है वो मामला जो है वो अब एंड पॉइंट पे आता दिख रहा है। और ये नित्यानंद राय यादव साहब जो हैं वो वैशाली से आते हैं, ये लालू प्रसाद यादव का गढ़ है, यहीं से तेजस्वी और तेज प्रताप विधायक भी हैं। खुद लालू और रबरी भी जो है लगातार इस जिले से निर्वाचित होते आए हैं। तो ये बेनिफिट है नित्यानंद राय के साथ, और इसलिए बीजेपी ये चाहती है कि नित्यानंद राय के ऊपर जो है दांव खेला जाए, ताकि उन्हें जो है एक मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके पार्टी जो है शायद लेकर के आए। लेकिन अभी कोई भी बीजेपी का नेता ये नहीं कहेगा, क्योंकि अभी 1 साल बाकी है, अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जो है राजनीति में होंगे। और ये ज़रूर है कि बीजेपी के अंदर जो बिहार में बीजेपी है उसमें 2 धड़े जो हैं अलग अलग हो चुके हैं। एक जो सुशील मोदी के साथ है, जिन्हें अब तक नीतीश कुमार की वजह से फ़ायदा होता रहा है, और दूसरे वो लोग हैं जो बीजेपी में पुराने कार्यकर्ता हैं, और जैसे ये नित्यानंद राय यादव जी जो हैं वो एबीवीपी से जुड़े हुए थे। तो ये लोग भी एक तरह से इनको अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में बीजेपी अपने बदौलत सरकार बनाने में सक्षम है, उसी तरीके से बिहार में भी बीजेपी खुद को उस तरह से खड़ा कर सकती है और अकेले ही अपने दम पे सरकार बना सकती है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो देखना बाकी है। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि ये बिहार की राजनीति में एक फुल सर्किल हो रहा है। आपको याद होगा कि उड़ीसा में पहले जब पटनायक साहब चुनाव लड़े थे, तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर उन्होंने कांग्रेस को वहाँ से बाहर किया था। और जब पटनायक साहब इतने मजबूत हो गए तो उन्होंने बीजेपी को बाकायदा बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद अकेले ही पार्टी को इतना मजबूत कर लिया कि वो मुख्यमंत्री लगातार बनते चले आ रहे हैं। यही खेल नीतीश कुमार ने बिहार में किया। जेडीयू की कोई ताकत नहीं थी वहाँ पे, नीतीश कुमार इतने बड़े लीडर्स नहीं थे, वो बाकायदा वो एक सभ्य सौम्य और किस्म के उनकी अच्छी इमेज है, ईमानदारी वाली और एक कर्मठ लीडर की इमेज है उनकी। तो केंद्रीय पॉलिटिक्स में भी उनका अच्छा रोल रहा। लेकिन बिहार में ज़मीनी स्तर पे जेडीयू और उनकी कोई बहुत बड़ी साख नहीं थी, कोई मास लीडर कभी वो नहीं रहे नीतीश कुमार। लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर वहाँ सत्ता पे वो बैठे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया गठबंधन की तरफ से। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब टाइम आ गया है उड़ीसा वाला खेल खेलने का, तो उन्होंने बीजेपी को बाहर का भी रास्ता दिखाया और दूसरी जगह उन्होंने दूसरे लोगों से भी गठबंधन बनाई। लेकिन अब बीजेपी वही खेल नीतीश कुमार के साथ खेल रही है कि अब बीजेपी को लगता है कि अब वो खुद ही सरकार बनाने में सक्षम है, इसलिए इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो ये सर्किल जो है वो पूरा बनता दिख रहा है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।